हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको प्रिपेयर करने का पर्पस क्या होता है। इन सभी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर क्वेश्चंस की फॉर्म में कवर करेंगे। तो फटाफट से यहाँ पर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग ही समझ लेते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। और इसका मीनिंग समझने से पहले हमें यहाँ पर डबल कॉलमनर कैश बुक के बारे में पता होना चाहिए कि डबल कॉलमनर कैश बुक क्या होती है। ठीक है, तो सिंपली देखो, ये एक ऐसी कैश बुक होती है जिसमें हम लोग कैश से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम यहाँ पर सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। इस कैश बुक के अंदर दोनों ही साइड हमारे यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड दो दो कॉलम्स यहाँ पर अवेलेबल होती है, जिसमें से एक कॉलम होती है हमारे यहाँ पर कैश कॉलम और एक कॉलम होती है यहाँ पर बैंक कॉलम। तो कैश कॉलम में हम लोग कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और बैंक कॉलम में जितनी भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है उसको हम जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो हमारा रिलेटेड है किसके साथ, यहाँ पर बैंक कॉलम के साथ। क्लियर है। अब देखो, जो बैंक अकाउंट है वो हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। क्या है हमारे लिए, एसेट है। इसीलिए जब भी हम यहाँ पर बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, जिससे हमारी एसेट इंक्रीज होती है। तो उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैश बुक की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करवा देते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड कर देते हैं। उसके बाद जब भी हम बैंक से कोई भी पैसा विड्रॉ करवाते हैं, निकलवाते हैं, तो उससे हमारी एसेट कम हो जाती है, तो उसको हम बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोग मल्टीपल ट्रांजेक्शन करते हैं। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर जो है एक बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर बैलेंस कैलकुलेट करूँ तो 10,000 रुपये मैंने जमा करवाए थे और 5,000 मैंने विड्रॉ कराए। तो हाँ भाई, मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े, यहाँ पर 5,000 रुपये यहाँ पर जो है पड़े। तो मान के चलो, ये जो कैश बुक है यहाँ पर एक राम पर्सन जो है वो मेंटेन कर रहा है, ताकि जो बैंक में उसने अकाउंट ओपन करवाया उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है मेंटेन कर सके। ठीक है। अब देखो, आप लोग को पता है, जब भी हम किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक हमारे नाम का एक अकाउंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है मेंटेन करता है। जैसे कि मान लो, जो राम है उसने जब HDFC बैंक में यहाँ पर जो है अकाउंट ओपन करवाया, तो HDFC बैंक जो है एक राम अकाउंट ओपन करेगा और इसमें राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पर जो है सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करेगा, और लास्ट में वो भी यहाँ पर जो है एक बैलेंस जो है वो कैलकुलेट करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, नॉर्मली ये जो अकाउंट है वो एक ही पर्सन का है, इसमें सेम तरह के यहाँ पर ट्रांजैक्शन की है। बस डिफरेंस क्या है कि ये HDFC की बुक्स अकाउंट में है और ये जो अकाउंट है वो हमारा यहाँ पर राम पर्सन, यानी कि जिसने बैंक अकाउंट ओपन किया है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है। तो नॉर्मली कहा जाता है कि इन दोनों जो अकाउंट सेम है तो इनका बैलेंस भी यहाँ पर जो है सेम आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर इसका अगर कैश बुक में हमारा जो बैलेंस है वो 5,000 आ रहा है, तो यहाँ पर जो हमारी पासबुक है जो कि बैंक हमें प्रोवाइड करता है, तो उसमें भी बैलेंस कितना, यहाँ पर 5,000 ही आना चाहिए। पर कई बार क्या होता है कि ये बैलेंस जो है वो डिफरेंस हो जाता है। कई बार क्या होता है कि पासबुक में जो बैलेंस है और यहाँ पर जो हमारा बैंक जो हमारे कैश बुक में बैंक बैलेंस है उसमें यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो, हमने यहाँ पर पासबुक निकलवाई, एंट्रीज करवाई, तो यहाँ पर जो हमारे HDFC की बुक्स अकाउंट में जो पासबुक था उसमें जो बैलेंस शो हो रहा था वो कितना हो रहा था, यहाँ पर 4,000, हमारी कैश बुक में यहाँ पर 5,000। ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये तो गड़बड़ है। ठीक है, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में 5,000 शो हो रहा है, इसमें 4,000, 1,000 का फर्क है, ये किसकी वजह से है। ठीक है। तो जैसे ही हमें यहाँ पर डिफरेंस दिखता है, हम लोग क्या करते हैं, अपनी कैश बुक की एंट्रीज को मैच करना स्टार्ट करते हैं पासबुक की एंट्री से। और जब हम मैच करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें यहाँ पर रीजंस मिलते हैं, कॉजेस मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है डिफरेंस आता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हुआ कि आपने एक यहाँ पर चेक डिपॉजिट करवाया था बैंक के अंदर। जब आपके पास चेक आया था तो उसको आपने उसी वक्त जो है कैश बुक में जो है रिकॉर्ड कर लिया। मान के चलो, वो जो चेक है वो 10,000 रुपये का है, तो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो 10,000 से इंक्रीज हो गया। पर क्या हुआ कि वो जो चेक है जब आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया वो रिलाइज ही नहीं हुआ, बैंक अकाउंट में उसके पैसे आए नहीं, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पासबुक का बैलेंस है वो यहाँ पर 10,000 से कम शो हो रहा था। ठीक है। तो ऐसे ही और भी मल्टीपल रीजंस हमें यहाँ पर मिलते जाते हैं। तो जैसे जैसे हमें रीजंस मिलते हैं, हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, एक हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसमें सारे रीजंस को हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं कि इस रीजन की वजह से जो है डिफरेंस आया। ठीक है। अभी हम लोग क्यों करते हैं, ताकि उन रीजंस के जो रीजंस है, ठीक है, उनका जो इफेक्ट है उनको हम यहाँ पर कैंसिल करके इन दोनों के जो बैलेंसेस है उनको यहाँ पर जो है मैच कर सके। तो ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया ना, उसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारे कैश बुक में जो बैलेंस है और जो पासबुक के बैलेंस है, ठीक है, उसको हम रिकंसाइल कर सके, उसे मैच कर सके, और डिफरेंस के जो जो रीजंस हैं उनको नोट डाउन किया जा सके और उसके इफेक्ट को यहाँ पर जो है कैंसिल कर सके। क्लियर है। तो यहां पर आपको जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और डबल कॉलमनर कैश बुक का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम यहां पर जो है सॉल्व कर लेते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, द कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक दैट रिकॉर्ड्स विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि जो हमारी यहाँ पर कैश बुक सब्सिडरी बुक है उसमें हम किस तरह की ट्रांजेक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो पहली देखो क्या है, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एसेट एंड लायबिलिटी, यानी कि एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक एंड कैश, यानी कि बैंक से रिलेटेड और कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद कैश ट्रांजेक्शन ओनली, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, या फिर बैंक ट्रांजेक्शन ओनली, यानी कि बैंक ट्रांजेक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो आंसर आप लोग को यहाँ पर बताइए कौन सा है, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक एंड कैश, इन दोनों को हम जो है कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, इन अ कैश बुक वेयर द पेमेंट्स इन कैश एंड चेक्स रिकॉर्डेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कैश बुक होता है, जब भी हम किसी भी तरह की पेमेंट करते हैं, चाहे वो हम कैश की फॉर्म में करें या फिर हम चेक दे दें, ठीक है, तो उसको हम कैश बुक के किस साइड यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो सिंपली देखो, हमारा जो कैश अकाउंट है और जो बैंक अकाउंट है वो हमारे लिए यहाँ पर क्या है, एक एसेट है। ठीक है, तो एसेट का रूल हमारा सिंपली क्या कहता है, अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट कर दो, और एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो पेमेंट करने से क्या हो रहा है कि हमारी जो अगर हम कैश में पेमेंट करते हैं तो कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, और अगर हम चेक से पेमेंट करें तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों ही केसेस में हमारी एसेट जो है वो कम हो रही है। तो इसका मतलब ये जो ट्रांजेक्शन होगी वो कहाँ होगी, हमारी यहाँ पर क्रेडिट साइड में। तो ऑप्शन ए क्रेडिट साइड इज अ करेक्ट आंसर। सारे पेमेंट्स को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, विच साइड ऑफ द पासबुक शोज द एंट्री व्हेन वी डिपॉजिट एन अमाउंट इन द बैंक। यानी कि जब भी हम बैंक के अंदर कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो वो पासबुक के अंदर, जो कि यहाँ पर बैंक के द्वारा मेंटेन किया जाता है, उसका यहाँ पर किस साइड जो है हम यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली देखो, जो पासबुक है वो मेंटेन की जाती है किसके द्वारा, यहाँ पर बैंक के द्वारा। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पर अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा राम अकाउंट है वो बैंक के लिए क्या है, एक तरह की यहाँ पर लायबिलिटी है, क्योंकि देखो इस अकाउंट के अंदर जो भी हमने यहाँ पर पैसा डिपॉजिट करवाया है, बैंक को उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है, और जब भी हम डिमांड करेंगे तो बैंक को वो पैसा जो है वो पे करना है। तो ये यहाँ पर क्या है, बैंक की एक लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी का रूल हमारे यहाँ पर क्या कहता है, लायबिलिटी का रूल क्या कहता है, जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसे कर दो क्रेडिट, और जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसे कर दो यहाँ पर जो है डेबिट। इट मींस जब हम पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं तो उससे बैंक की लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसे पासबुक की क्रेडिट साइड में जो है यहाँ पर रिकॉर्ड जो है किया जाएगा। तो यहां पर देखो ऑप्शन बी क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक इज अ करेक्ट आंसर। क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक इज अ करेक्ट आंसर। अब आप एक चीज देखोगे, कि पासबुक में जब भी हम अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं तो उसे हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, क्रेडिट, और जब भी हम अमाउंट को विड्रॉ करवा रहे हैं तो उसे हम यहां पर क्या कर रहे हैं, डेबिट। तो ये बिल्कुल उल्टा है किसके, हमारे कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक की अगर हम यहां पर बात करें तो जब भी हम अमाउंट यहां पर डिपॉजिट करवाते हैं तो उसे हम यहां पर क्या करते हैं, डेबिट, और अगर हम विड्रॉ करवाते हैं तो उसे करते हैं क्रेडिट। पर जब हम पासबुक की बात करें तो पासबुक में यहां पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जब हम अमाउंट को डिपॉजिट करवा रहे हैं तो वो हमारा हो रहा है क्रेडिट, और जब हम विड्रॉ करवा रहे हैं तो वो हमारा हो रहा है डेबिट। अब इनके बीच में डिफरेंस का रीजन क्या है, सो सिंपली हमारे कैश बुक हमारे लिए एक एसेट है तो एसेट का रूल लगा, और पासबुक हमारे एक बैंक के लिए लायबिलिटी है तो उसके ऊपर यहां पर लायबिलिटी का रूल लगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, यानी कि जब आप एंट्रीज को मैच करते हो, तो पासबुक की जो क्रेडिट साइड होती है उसको आप कैश बुक की डेबिट साइड से मैच करते हो, यानी कि डेबिट साइड में कैश बुक की जितनी भी एंट्रीज होती हैं उसको हम पासबुक की क्रेडिट साइड वाली एंट्रीज के साथ मैच करते हैं, और पासबुक की जो डेबिट साइड में एंट्रीज होती है उसको हम यहां पर कैश बुक की क्रेडिट साइड में जो है रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर आपको एक प्रैक्टिकल मैंने चीज बता दी कि जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें कौन कौन से एंट्रीज को यहां पर जो है मैच करना है। तो आई होप आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट को यहां पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो पहले देखो क्या है, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम शॉर्ट में बीआरएस भी कहते हैं, इज प्रिपेयर्ड ऑन पीरियोडिकल बेसिस, यानी कि हम जो है कुछ टाइम बाद इसको पीरियड वाइज जो है बनाते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम इसको बीआरएस स्टेटमेंट को बना लेते हैं। नेक्स्ट है, इट इज कंपल्सरी टू प्रिपेयर अ बीआरएस, यानी कि जो हमारा लॉ है, ठीक है, वो हमें यहां पर कंपल्सरी करता है कि हमें बीआरएस स्टेटमेंट जो है वो बनानी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहां पर क्या है, गलत है, क्योंकि बीआरएस स्टेटमेंट जो है वो वॉलंटरी बेसिस पे, हमें जब नीड होगी तो हम उसको प्रिपेयर करेंगे, अदरवाइज उसको हम यहां पर प्रिपेयर नहीं करेंगे, हमारे ऊपर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, ओनली दोज एंट्रीज विच आर क्रिएटिंग अ डिफरेंस आर मेंशन्ड इन बीआरएस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वही एंट्रीज जो कि यहां पर डिफरेंस क्रिएट करती है उसको हम बीआरएस स्टेटमेंट में यहां पर नोट डाउन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। तो
क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन बी, इट इज कंपल्सरी टू प्रिपेयर अ BRS इज अ करेक्ट आंसर। ये हमारी गलत यहां पर स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का हमारा यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो पहला देखो क्या है, टू डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, यानी कि एक कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। दूसरा, टू रिकंसाइल द कैश बैलेंसेस एज पर बैंक स्टेटमेंट एंड द कैश बुक, ठीक है। तो यहां पर हमें जो है यहां पर जो भी बैलेंसेस है हमारे उसको यहां पर रिकंसाइल करना है बैंक स्टेटमेंट में जो है और हमारे यहां पर जो है कैश बुक में है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या, टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट पे जो भी हमने इंटरेस्ट अर्न किया है उसको कैलकुलेट करने के लिए, या फिर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक लोन, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। हमारा जो यहां पर बैलेंस है, जो हमारा यहां पर कैश बुक में शो हो रहा है और बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा है, उसको रिकंसाइल करना हमारा यहां पर ऑब्जेक्टिव होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने का। नेक्स्ट देखो क्या है, कॉजेस फॉर कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस बीइंग डिफरेंट कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी कि हमारे यहां पर कैश बुक के बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में डिफरेंस आने के जितने भी कॉजेस होते हैं उनको हम कैसे यहां पर क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे यहां अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपली कहने का मतलब इसमें से कौन से हमारे टाइप्स ऑफ कॉज है जिसकी वजह से यहां पर डिफरेंस आता है कैश बुक और पासबुक के अंदर। पहला देखो क्या है, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। दूसरा, टाइमिंग डिफरेंस। तीसरा, एरर्स कमिटेड बाय अकाउंट होल्डर और अ बैंक। तो यहां पर ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमारे कैश बुक के बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में जो भी डिफरेंस आता है उनके जितने भी रीजंस होते हैं उनको हम जो है यहाँ पर 3 पार्ट्स में 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो इसमें आएंगे या फिर इसमें आएंगे या फिर इसमें आएंगे, ठीक है। तो एक एक करके इनको यहाँ पर समझते हैं कि ये बेसिकली होते गए। तो पहली बात करते हैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। तो कई बार क्या होता है कि जो बैंक है ना, वो अपने आप ही कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है पासबुक के अंदर, जिसके बारे में हमें यहाँ पर पता नहीं लगता और हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। सॉरी, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्या हुआ कि आपने बैंक में पैसा जो है वो डिपॉजिट करवाया हुआ था, ठीक है, जिसके ऊपर जो बैंक है उसको इंटरेस्ट पे करना है। तो जैसे ही डेट आई इंटरेस्ट पे करने की, तो बैंक ने क्या किया, उसको आपके अकाउंट में जितना भी इंटरेस्ट बनता था वो अमाउंट जो है यहाँ पर क्रेडिट कर दी। इसके बारे में हमें पता नहीं लगा, और कैश बुक में हमने यहाँ पर जो है एंट्री नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ पर पासबुक का बैलेंस इस इंटरेस्ट की वजह से इंक्रीज हुआ था, है ना। कैश बुक में वो एंट्रीज नहीं हो पाई, तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस से यहाँ पर जो है कम शो हो रहा था। इसके अलावा एक और एग्जांपल दूं यहाँ पर, मान के चलो आपने यहाँ पर बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा था कि मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जब भी टाइम पीरियड आए तो आप इससे डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्ट कर लो। तो हमारा ऑर्डर मान के बैंक ने जब टाइम पीरियड आया तो यहाँ पर इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया और हमारे बैंक में उसको यहाँ पर जो है क्रेडिट कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो पासबुक का बैलेंस था वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया। पर इसके बारे में हमें पता नहीं था, तो हमने यहाँ पर कैश बुक में उसकी एंट्री की ही नहीं। क्लियर है, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस जो है वो यहाँ पर कम शो हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है, ऐसी ट्रांजैक्शन जो बैंक के द्वारा अपने आप रिकॉर्ड कर ली जाती है, हमें यहाँ पर पता नहीं चल पाता, इसकी वजह से भी जो है डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट देखो क्या आता है, टाइमिंग डिफरेंस। कई बार क्या होता है, टाइमिंग की वजह से भी यहाँ पर जो है डिफरेंस आ जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं यहाँ पर, तो जैसे ही हम लोग कोई यहाँ पर चेक डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के अंडर पेमेंट के लिए, तो यहाँ पर 1-2 दिन का यहाँ पर टाइम मिलता है उस चेक को रिलाइज होने में, उसका पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आना है। तो इस टाइम पीरियड की वजह से, ये जो टाइम गैप है, इसकी वजह से कई बार डिफरेंस आ जाता है। जैसे मान के चलो एक हमारे पास कस्टमर ने हमें यहाँ पर चेक दिया 10,000 रुपए का, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको उसी वक्त जो है अपने कैश बुक में यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, जिससे क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस 10,000 से इंक्रीज हो गया। हमने इसको चेक को जो है बैंक अकाउंट में यहाँ पर जो है जमा करवाया, ठीक है। बैंक अकाउंट ने यहाँ पर 2 दिनों बाद उसको जो है यहाँ पर रियलाइज किया, 2 दिनों बाद यहाँ पर जो है हमारे बैंक अकाउंट में पैसे। पर क्या हुआ कि हमने जैसे ही चेक डिपॉजिट करवाया था उसी वक्त हमने यहाँ पर जो है बैंक स्टेटमेंट निकलवा ली थी, यानी हमने 2 दिन का वेट नहीं किया, उसी वक्त हमने देखा कि पैसे आए कि नहीं, ठीक है। और वो बैंक स्टेटमेंट हम लेकर आ गए और यहाँ पर हमने मैच कर लिया। तो यहाँ पर देखो पैसे 2 दिन के बाद आए थे, इसका मतलब क्या हो कि ये जो 10,000 का चेक था वो यहाँ पर हमारे बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हुआ था। रीजन कि टाइमिंग यहाँ पर डिफरेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पर 10,000 का डिफरेंस हमारे कैश बुक और बैंक अकाउंट में यहाँ पर जो हमारा पासबुक है उसके बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो क्या है, एरर्स कमिटेड बाय द अकाउंट होल्डर और अ बैंक। कई बार क्या होता है कि एरर्स हो जाती है, ठीक है, हमारी तरफ से भी हो सकती हैं या फिर बैंक भी यहाँ पर एरर कर सकता है। जैसे कि मान लो आपने जमा करवाए थे 10,000 रुपए,
ठीक है, पर बैंक ने उसको 1000 रिकॉर्ड कर दिया, जिसकी वजह से 9000 का यहाँ पर जो है डिफरेंस आ गया। ऐसे ही हमारे तरफ से भी गलती हो सकती है, हमने जमा करवाए थे 1000 रुपए, पर हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पर 10,000 रुपए, तो यहाँ पर कुछ एरर्स भी होती हैं जिसकी वजह से ये जो है डिफरेंस आ जाता है। क्लियर है आपको? तो ये हमारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस डिफरेंट होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एन एग्जांपल ऑफ अ टाइमिंग डिफरेंस ऑन अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो मैंने आपको बताया कि पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस, उसमें डिफरेंस आने का एक रीजन होता है टाइमिंग गैप, ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें से कौन सी यहां पर एग्जांपल नहीं होती यहां पर टाइमिंग डिफरेंस की वजह से? क्लियर है? तो पहला देखो क्या है यहां पर, चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट येट नॉट येट क्लियर, ठीक है, हमने एक चेक डिपॉजिट करवाया था, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो ये तो हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा टाइमिंग डिफरेंस का ही यहाँ पर कॉज है, 1 या 2 दिन हमें लगते हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आता है। उसके बाद देखो क्या है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, हमने एक चेक इशू किया था, ठीक है, पर अभी तक उसको जो है बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया, प्रेजेंट कर भी दिया तो अभी तक उसकी पेमेंट यहाँ पर नहीं हुई, तो ये भी हमारी एक टाइमिंग डिफरेंस है। तो ये भी क्या है, हमारी एक टाइमिंग डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, बैंक हमें कोई जो भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके लिए वो कुछ चार्जेस डिडक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बैंक चार्जेस। ऐसे ही कई बार क्या होता है, हम बैंक से कोई यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पर बैंक जो है वो इंटरेस्ट हमसे लेता है, क्या लेता है, हमसे लेता है, और ये जो ट्रांजेक्शन है ना वो बैंक अपने आप ही हमारे पासबुक में जो है यहाँ पर कर देता है। तो ये टाइमिंग डिफरेंस का एग्जांपल नहीं है, ये हमारा डायरेक्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक का एग्जांपल है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें से कौन सा हमारा टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, तो ऑप्शन सी, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर वुड नॉट बी रिक्वायर एन एडजस्टमेंट ऑन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा कॉज है जिसकी वजह से अगर हमारे पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस भी आ जाता है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। पहला, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, क्या ये होगा? तो ये बिल्कुल नहीं होगा। देखो, अगर बैंक ने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, ठीक है, तो अगर हमें कैश बुक के साथ उसको रिकंसाइल करना है तो जो ट्रांजैक्शन बैंक ने अपने आप की है, हमने नहीं किए, उसको हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, तो यहां पर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है कि यहां पर हमने जो है आज रिकॉर्ड कर लिया है, पर 2 दिन के बाद यहां पर जो है बैंक में पेमेंट आए, तो जो टाइमिंग डिफरेंस है ना, इसके लिए हमें कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती, हमें बस वेट करना होता है 2 या 3 दिन जिनमें पेमेंट आनी होती है, और अपने आप ही हमारा जो बैलेंस है वो मैच हो जाता है। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन बी है, टाइमिंग डिफरेंस इज अ करेक्ट आंसर। अगर इसकी वजह से हमारे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है तो हमें कोई भी एक्शन लेने की जरूरत जो है नहीं होती। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देख लो, एरर कमिटेड बाय अकाउंट होल्डर ऑफ बैंक, तो ये देखो एरर है तो उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, देखो क्या है, व्हेन द बैंक क्रेडिट द अकाउंट होल्डर अकाउंट विद इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट डिपॉजिटेड, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ अ कस्टमर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि जब भी बैंक हमारे डिपॉजिट्स पे हमें इंटरेस्ट पे करता है हमारे अकाउंट में, ठीक है, और जो हमने यहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर दिया था डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्ट करने का, वो अमाउंट जब बैंक कलेक्ट करता है और हमारे अकाउंट में क्रेडिट करता है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर ट्रू है? पहले देखो क्या है, द बैलेंस इन द पासबुक इज स्मॉलर देन द बैलेंस इन द कैश बुक, यानी कि हमारा यहाँ पर पासबुक का बैलेंस कम शो हो रहा होगा कैश बुक के बैलेंस से। दूसरा देखो क्या है, द बैलेंस इन द बैंक पासबुक इज हायर देन द बैलेंस इन द कैश बुक, यानी कि हमारा जो पासबुक का बैलेंस है वो ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू हमारा जो कैश बुक में बैलेंस शो हो रहा होगा, या फिर हमारे यहाँ पर बैंक पासबुक और कैश बुक का बैलेंस जो है वो सेम होगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, कि हमारा पासबुक का जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू हमारे कैश बुक। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट मिला हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, जिससे हमारा जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ। ऐसे ही हमें यहाँ पर डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, उससे भी हमारा बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको पासबुक में रिकॉर्ड हमारे जो कैश बुक है उसमें रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये जो अमाउंट है, ठीक है, वो हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई होती है, जिससे इतनी अमाउंट से हमारा जो बैंक बैलेंस है वो हमारे कैश बुक में कम शो हो रहा होता है, ठीक है। तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू कैश बुक। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन, ए कंपनी हैज रिकॉर्डेड अ चेक डिपॉजिट इन इट्स बुक्स but the check deposited has not been reflected in the bank statement. What adjustment would be made on the bank reconciliation statement if we have a cash book balance? ठीक है, तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझो कि एक यहाँ पर चेक
डिपॉजिट करवाया गया था बैंक के अंदर, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यानी कि उसका जो पैसा था वो हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो इसको ठीक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, हमारा पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस उसमें डिफरेंस आएगा। तो इसमें से इसको ठीक करने के लिए कौन सी यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट की जाएगी अगर हमारे पास यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस जो है गिवन हो, ठीक है। तो देखो, जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारे पास या तो पासबुक का बैलेंस गिवन होता है या फिर कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है। तो यहाँ पर देखो, जब भी हमारे पास जो भी बैलेंस गिवन हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस मिला हुआ है, तो जब भी हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस को हमें यहाँ पर इक्वल करना है किसके, यहाँ पर पासबुक को। तो हमारा मेन पर्पस क्या होगा कि जो भी बैलेंस हमारे पास गिवन है, जितने भी ट्रांजैक्शन की वजह से यहाँ पर डिफरेंस आया है, उन ट्रांजैक्शन को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमारा कैश बुक का बैलेंस जो है वो इक्वल हो जाए यहाँ पर पासबुक के। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, जब चेक डिपॉजिट करवाया होगा, जब यहाँ पर चेक डिपॉजिट करवाया होगा तो उससे क्या हुआ होगा कि जैसे ही हमारे पास चेक आया होगा, कस्टमर ने हमें दिया होगा, उसको हमने कैश बुक में जो है रिकॉर्ड कर लिया होगा। मान लो हमारा जो चेक का अमाउंट है वो यहाँ पर 10,000 है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो यहाँ पर 10,000 से इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस चेक को बैंक में जो है जमा करवा दिया और बैंक में ये रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि पासबुक में जो 10,000 से बैलेंस है वो यहाँ पर कम शो हो रहा होगा एज कंपैरिजन टू हमारे कैश बुक, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो 10,000 पे कम शो हो रहा है पासबुक में, मैं कैश बुक में से भी यहाँ पर डिडक्ट कर लूंगा, जिससे क्या होगा, कैश बुक इक्वल हो जाएगा हमारे यहाँ पर पासबुक के। तो यानी कि यहाँ पर मेरी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, तो जो भी चेक डिपॉजिट हमने किया है उस अमाउंट को मुझे यहाँ पर कैश बुक में से जो है डिडक्ट कर लेना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी, डिडक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द बुक बैलेंस। बुक बैलेंस क्या है, हमारा कैश बुक का बैलेंस। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। हमें कैश बुक में से वो जो अमाउंट है उसे यहाँ पर डिडक्ट कर लेना है। रीजन क्या है, हमें पासबुक इक्वल जो है अपने कैश बुक के बैलेंस को लेकर जाना है। नेक्स्ट देखो क्या है, ए कंपनी हैज रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट दैट इंक्लूड्स अ बैंक सर्विस चार्ज एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। व्हाट एडजस्टमेंट वुड बी मेड टू द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ वी हैव अ पासबुक बैलेंस। अगर हमारे पास यहाँ पर पासबुक का बैलेंस है, क्या है, हमारे यहाँ पर पासबुक का बैलेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पासबुक के बैलेंस को हमें यहाँ पर कैश बुक के बैलेंस से के साथ यहाँ पर जो है मैच करना है। तो यहाँ पर एक एंट्री थी, यहाँ पर एक एंट्री थी, कौन सी थी, सर्विस चार्ज की, जो बैंक हमारे सर्विसेज देने के बदले में चार्ज करता है, और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, ये जो एंट्रीज हुई होंगी तो इतने अमाउंट जो हमारी बैंक सर्विस चार्ज है और यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है उतनी अमाउंट से हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया होगा। बैंक ने इतनी अमाउंट से हमारा जो पासबुक है वो यहाँ पर जो है डेबिट कर दिया होगा, हमारा अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा। मान के चलो जो अमाउंट है वो कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है। तो जैसे ही बैंक ने ये चार्जेस किए तो उसने हमारा 10,000 से बैंक बैलेंस जो है वो यहाँ पर कम कर दिया, ठीक है। कैश बुक में इस चीज की एंट्री हुई नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि कैश बुक में 10,000 से बैलेंस जो है वो इंक्रीज शो हो रहा है एज कंपैरिजन टू पासबुक, ठीक है। तो यहां पर मुझे पासबुक के कैश बुक के इक्वल करना है, तो ये जो 10,000 रुपए है ना वो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, पासबुक में प्लस कर दूंगा, ताकि मेरा पासबुक का बैलेंस कैश बुक का बैलेंस के इक्वल यहां पर जो है हो जाए। क्लियर है? तो यहां पर सिंपली मैं क्या करूंगा, ऐड द बैंक सर्विस चार्ज एंड इंटरेस्ट टू द बैंक बैलेंस। क्लियर है? बैंक बैलेंस का मतलब जो हमारा पासबुक का बैलेंस है उसे हमें यहां पर ऐड कर देना है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो क्या है, बैंक हेड। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम बैलेंसेस को यहाँ पर मैच करते हैं। तो पहला देखो क्या है, बैंक हेड बैलेंस हमें यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि जो कैश बुक हमने यहाँ पर मेंटेन किया उसका जो बैंक हेड है वो हमारा यहाँ पर बैलेंस शो कर रहा है, वो कितना है यहाँ पर 8,000 रुपये। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो कैश बुक का हमारा यहाँ पर बैलेंस है वो कितना है यहाँ पर 8,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक चेक इशू किया गया था 1,000 रुपये का, पर अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ है हमारे बैंक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पासबुक का बैलेंस जो है पता करना है, तो मुझे कैश बुक को पासबुक के इक्वल जो है यहाँ पर लेकर जाना है। क्लियर है? तो पहले आपको यहाँ पर समझना होगा कि इस गलती के, इस कॉज की वजह से डिफरेंस क्या आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चेक इशू किया था, यानी कि हमने इशू किया था, हमने यहाँ पर क्या किया था, पेमेंट किया था, और जैसे ही हमने चेक इशू किया तो हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि कैश बुक में यहाँ पर जो है हमारा 1,000 से बैलेंस जो है कम शो हो रहा है। क्या हो रहा है? कम शो हो रहा है, ठीक है। और
क्योंकि वो एंट्री पासबुक में रिफ्लेक्ट हुई नहीं, इसकी वजह से जो हमारा यहाँ पर पासबुक का बैलेंस है वो यहाँ पर 1000 रुपए से यहाँ पर ज्यादा शो हो रहा है एज कंपैरिजन टू हमारे यहाँ पर कैश बुक। तो अगर मुझे यहाँ पर कैश बुक को पासबुक के इक्वल लेके जाना है तो ये जो 1000 रुपए ज्यादा पासबुक में शो हो रहा है वो मैं यहाँ पर कैश बुक में ऐड कर दूंगा ताकि कैश बुक का बैलेंस पासबुक के इक्वल हो जाए। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1000 को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर हमारा जो है पासबुक का बैलेंस निकल के आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9000। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर रिपीट करवा देता हूँ कि क्वेश्चन में बेसिकली हमने क्या किया था। तो हमें यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस 8000 रुपए दिया हुआ था, पासबुक के साथ हमें वहां पर मैच करना था, पासबुक का बैलेंस हमें यहाँ पर देखना था। ठीक है, एक यहाँ पर चेक इशू किया था, हमने यहाँ पर पेमेंट की थी जिसको हमने कैश बुक में उसी वक्त रिकॉर्ड कर लिया था, पर वो जो है बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जो पासबुक का बैलेंस था वो यहाँ पर 10,000 से ज्यादा शो हो रहा था कैश बुक के कंपैरिजन में। तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली ये 10,000 रुपए जो है यहाँ पर प्लस कर दिए, तो हमारा कैश बुक का जो बैलेंस था वो इक्वल हो गया पासबुक के 9000 के, तो इसीलिए हमारा पासबुक का बैलेंस जो है वो 9000 निकल कर आ गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, द बैंक हैड बैलेंस शोन बाय कैश बुक इज 10,000। यहाँ पर हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो हमारे यहाँ पर कितना है 10,000 रुपए, कैश बुक का बैलेंस कितना है हमारे यहाँ पर 10,000 रुपए। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, एक यहाँ पर हमने चेक डिपॉजिट करवाया था जो कि यहाँ पर रिलाइज नहीं हुआ था। देखो हमारे पास जब चेक आया था, पहले बता दूं यहाँ पर हमें पासबुक के इक्वल यहाँ पर लेके जाना है। ठीक है, जो चेक हमारे पास आया था, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर उसको अपनी जो कैश बुक है उसमें यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर लिया। क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, कितने का चेक है हमारा यहाँ पर 2000 रुपए से। ठीक है, तो यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस जो है वो हमारा 2000 रुपए से इंक्रीज हो गया होगा क्योंकि हमें पैसा मिला था, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि पासबुक में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। क्या हुआ, पासबुक में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो पासबुक का बैलेंस है वो 2000 से यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कम शो हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसको इक्वल लेके जाना है पासबुक के, तो मैं क्या करूंगा, पासबुक में से ये 2000 रुपए जो ज्यादा है उसको यहाँ पर जो है माइनस कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन बुक है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज 1000। जो हमने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ था उसके ऊपर यहाँ पर जो है हमें 1000 रुपीज का जो है इंटरेस्ट यहाँ पर पे करना पड़ा है। क्लियर है आपको। अब यहाँ पर देखो ओवरड्राफ्ट है, यानी कि हमारा जो बैंक है उसने हमसे यहाँ पर इंटरेस्ट लिया, हमारे बैंक अकाउंट को उसने यहाँ पर जो है डेबिट किया होगा, कितने से 1000 रुपीज। तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ पर 1000 रुपीज से कम हुआ होगा। इसकी एंट्री हमने कैश बुक में नहीं की, जिसकी वजह से हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो यहाँ पर 1000 से इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर पासबुक के इक्वल करना है तो ये जो 1000 रुपीज कैश बुक में ज्यादा शो हो रहा है एज कंपैरिजन टू पासबुक, तो वो भी मुझे यहाँ पर जो है माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7000 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्या है हमारा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूरा यहाँ पर सारे चीजें एक साथ में लेकर आ चुका है। तो यहां तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए वो एक मैंने आपको यहाँ पर बेस बनाया ताकि एक फुल फ्लेज आप क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन है तो आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर देखो जो हमारे यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस है वो कितना शो हो रहा है 80,000 रुपीज। ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से डिफरेंस यहाँ पर आया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो कैश बुक का बैलेंस है उसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 80,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, एक चेक इशू किया गया था 10,000 रुपए का, पर वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, चेक इशू किया गया था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसको कैश बुक में यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया था। ठीक है, कैश बुक में हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया था, तो कैश बुक में से हमारे 10,000 जो है वो अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट हो गई थी। मतलब यहाँ पर पास पर क्या हुआ कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो पासबुक में रिफ्लेक्ट हुई नहीं, शो नहीं हुई, जिससे क्या हुआ कि पासबुक का जो बैलेंस है वो यहाँ पर 10,000 से इंक्रीज हो रहा था। तो मुझे अगर यहाँ पर कैश बुक को पासबुक के इक्वल लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा, 10,000 रुपये कैश बुक में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर जो पहला जो अमाउंट है 10,000 रुपये वो मैं कर दूंगा ऐड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक मिनट। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं 80,000। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं 10,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, एक चेक हमने यहाँ पर डिपॉजिट करवाया था। ठीक है, पर वो अभी तक रिलाइज नहीं हुआ, कितने का है 5,000 रुपए का। देखो चेक हमारे पास आया था, कैश बुक में हमने उसकी एंट्री कर दी, कैश बुक में हमारा एंट्री कर ली, हमारे कैश बुक में जो है 5,000 से बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो गया, पर पासबुक में वो शो ही नहीं हुआ, पासबुक में वो शो ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो पासबुक का बैलेंस है वो 5,000 से यहाँ पे जो है कम शो हो रहा है। ठीक है, तो कैश बुक को इक्वल लेके जाना तो ये 5,000 मुझे कैश बुक में से माइनस करने होंगे। तो जो नेक्स्ट है
चेक डिपॉजिट, इसे हमें माइनस कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने एक पैसा डिपॉजिट करवाया होता है जिसके ऊपर बैंक ने हमें 10,000 रुपये का इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो एंट्री है वो हमारी यहाँ पर पासबुक में हो गई, कितने से हो गई हमारी यहाँ पर 10,000 रुपये से, ठीक है। इसकी एंट्री हमने यहाँ पर कैश बुक में नहीं की, इसका मतलब क्या हुआ कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो 10,000 से कम शो रहेगा। अगर मैं इसको कैश बुक को पासबुक के इक्वल लेके जाना चाहता हूं तो ये 10,000 मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर प्लस कर दूंगा, तो नेक्स्ट जो 10,000 है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऐसे ही इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया गया है हमारे यहाँ पर बैंक के द्वारा हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा पासबुक जो है वो 5,000 रुपये से क्रेडिट हो गया होगा और पासबुक का बैलेंस जो है वो 5,000 से यहाँ पर बढ़ गया होगा। कैश बुक में वो एंट्री नहीं हो पाई तो कैश बुक का बैलेंस जो है वो 5,000 रुपये से कम शो हो रहा होगा। तो मुझे अगर उसके इक्वल करना है तो सिंपली मुझे 5,000 रुपये जो पासबुक में ज्यादा शो हो रहे हैं कैश बुक में भी हमें यहाँ पर प्लस कर देना है ताकि कैश बुक पासबुक के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो 5,000 रुपये है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखो बैंक चार्जेस है, ठीक है। तो बैंक ने यहाँ पर बैंक चार्जेस जो है डिडक्ट किए थे, हमारे पासबुक को डेबिट कर दिया था, यानी कि 10,000 से हमारा जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ पर कम हो गया था। कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हो पाई जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस 10,000 से ज्यादा शो हो रहा था। तो अगर मैं उसे पासबुक के इक्वल करना चाहता हूं तो ये जो 10,000 रुपये कम शो हो रहे हैं पासबुक में वो 10,000 रुपये मैं कैश बुक में से भी यहाँ पर जो है माइनस कर दूंगा। तो ये जो 10,000 रुपये है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमारा जो है सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो 80,000 में पहले हमें प्लस करना है 10,000 रुपये, उसके बाद हमें माइनस कर देना है 5,000 रुपये, उसके बाद हमें यहाँ पर प्लस कर देना है 10,000 रुपये और फिर 5,000 रुपये और माइनस कर देना है हमें यहाँ पर 10,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 90,000 एज पर पासबुक हमारा जो बैलेंस है इस टाइम वो कितना है, यहाँ पर 90,000। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी है वो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बेस बनाया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद हमने एक फुल फ्लैश क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है सॉल्व किया। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, द ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन द कैश बुक इज 25,000 and the company has issued a check of 10,000 and not presented. What will be the balance as per passbook? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो हमें बैलेंस गिवन है वो क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है, तो सिंपली देखो कई बार जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें बैंक प्रोवाइड करता है उसमें क्या होता है कि हमारे बैंक में जितना भी पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है उससे ज़्यादा हम पैसा जो है विड्रॉ करवा सकते हैं। मान के चलो यहाँ पर राम है, उसके बैंक अकाउंट में जो है यहाँ पर 50,000 रुपये जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग वो इससे ज़्यादा पैसे भी निकलवा सकते हैं। तो मान के चलो यहाँ पर राम ने जो है यहाँ पर 1 लाख रुपये यहाँ पर विड्रॉ कर लिए, यानी कि उसने बैंक से ज़्यादा 50,000 रुपये यहाँ पर ज़्यादा ले लिया। तो ये जो 50,000 रुपये है वो एक तरह का लोन है जो कि हमने यहाँ पर बैंक से लिया है। तो ये जो बैलेंस हमारे कैश बुक में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा यही बैलेंस हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। यानी कि जब भी कहीं पे लिखा आ जाए ओवरड्राफ्ट बैलेंस इट मीन्स कि वो पैसा हमने यहाँ पर बैंक को देना है, हमने बैंक से लोन लिया हुआ। क्योंकि नॉर्मल केस में जो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में दिख रहा होता है वो हमारा पैसा होता है, बैंक ने वो हमें पैसा देना है। पर ओवरड्राफ्ट जब दिख जाए तो वो पैसा हमने देना होता है, बिल्कुल यहाँ पर उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम एंट्रीज को मैच करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी थोड़ी उल्टी होंगी। तो सबसे पहले हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है, ठीक है। हमें यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस गिवन है कितना, 25,000 का, कितना 25,000 का। उसके बाद हमने एक चेक इशू किया था, क्या किया था, एक चेक इशू किया गया था 10,000 रुपये का और उसको प्रेजेंट नहीं किया गया था, ठीक है। हमने देखो चेक इशू किया यानी कि हमने पेमेंट की, हमने बैंक से पहले ही 25,000 रुपये ज़्यादा लिए हुए थे, हमने और यहाँ पर 10,000 की पेमेंट की, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस था, यहाँ पर जो हमारा कैश बुक का बैलेंस था वो यहाँ पर 10,000 से क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस और जो है यहाँ पर इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब ये जो चेक है वो बैंक में प्रेजेंट किया ही नहीं गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पर बैंक पासबुक है उसमें जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो यहाँ पर 10,000 से कम शो हो रहा था। तो अगर मुझे यहाँ पर कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ये जो 10,000 रुपये कम शो हो रहा होगा वो मैं कैश बुक में से भी कम कर दूंगा ताकि कैश बुक का बैलेंस पासबुक के इक्वल हो जाए। तो ये जो 10,000 रुपये वो सिंपली मैं क्या करूंगा, कैश बुक में से माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 15,000 जो कि हमारा यहाँ पर पासबुक का बैलेंस है। तो ऑप्शन ए 15,000 इज अ करेक्ट आंसर। तो सिंपली मैंने क्या किया कि ये जो एक कारण था जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया था, मैंने उस कारण के इस कॉज का इफेक्ट यहाँ पर जो है खत्म कर दिया। मैंने इसको ऐड करके कैश बुक का बैलेंस बढ़ाया, उसके बाद इसको हमने माइनस करके इसका जो बढ़ा हुआ बैलेंस उसको कम कर दिया, जिससे क्या हुआ, हमारा कैश बुक का बैलेंस जो है वो पासबुक के इक्वल यहाँ पर जो है हो गया था। क्लियर है। देखो जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उस क्वेश्चन में ये जो एंट्री थी वो क्या होती है, हमारी यहाँ पर माइनस होती है।
सॉरी प्लस होती, ठीक है। पर क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का केस है, ये ओवरड्राफ्ट का केस है, तो हमने यहाँ पर इसको माइनस किया। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओवरड्राफ्ट और नॉर्मल केस को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, द ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन द कैश बुक इज 22,000 एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रियलाइज 2,000 and interest on overdraft is a 500. What will be the balance as per पासबुक? तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है, हमें यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस गिवन है कितना 22,000, ठीक है। उसके बाद देखो एक चेक डिपॉजिट करवाया गया था जो कि रिलाइज नहीं हुआ। अब देखो चेक डिपॉजिट करवाया, हमने उसकी कैश बुक में एंट्री यहाँ पर कर दी। अब देखो चेक डिपॉजिट का मतलब क्या है कि हमने 22,000 रुपये बैंक के देने थे, जिसमें से हमने 2,000 यहाँ पर जो है वापस कर दिए। तो जिससे क्या हुआ, हमारा यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस 2,000 से ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हो गया, पर पासबुक में वो एंट्री हुई नहीं, जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस जो है उतने का उतना ही था। यानी कि पासबुक में जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो यहाँ पर 2,000 से ज्यादा शो हो रहा था। तो अगर मुझे यहाँ पर कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से इक्वल करना है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, ये जो 2,000 रुपये का बैलेंस है वो मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ताकि वो पासबुक के इक्वल हो जाए। उसके बाद देखो क्या है, इंटरेस्ट एंड ओवरड्राफ्ट इज अ 500, यानी कि हमने जो ओवरड्राफ्ट लिया हुआ था बैंक ने, उसके ऊपर जो है 500 का हमें यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो जो इंटरेस्ट जो है चार्ज किया। तो इंटरेस्ट चार्ज किया, जिससे क्या हुआ कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर मान के चलो आपने 22,000 यहाँ पर जो है ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, ठीक है, 10% का उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया, तो 2,200 से आपका जो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पासबुक में जो हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो ज्यादा है कैश बुक के कंपैरिजन में, क्योंकि कैश बुक में अभी तक हमने एंट्री नहीं किया। तो अगर मुझे ये पासबुक के इक्वल करना है तो कैश बुक में ये जो 500 का डिफरेंस है उसे मुझे यहाँ पर प्लस कर देना है। तो यहाँ पर मेरा कैश बुक जो है पासबुक के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आंसर हमारा क्या आएगा, 22,000 प्लस हमारा यहाँ पे 2,000 प्लस हमारा यहाँ पर 500, ये हमारा कितना आएगा 24,500 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, द ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन कैश बुक इज 80,000 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमें यहाँ पर पासबुक का जो बैलेंस है वो यहाँ पर पता करना है। तो इन्फॉर्मेशन देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो सबसे पहले हम वही लिखते हैं कितना 80,000 रुपीज़, ठीक है, 80,000 रुपीज़। उसके बाद देखो क्या है, एक हमारे यहाँ पर चेक इशू किया गया है, ठीक है, 10,000 रुपये का। देखो चेक इशू किया है तो हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा, ठीक है। तो चेक इशू किया तो हमने एक पेमेंट की है, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि 80,000 पहले ही थे, हमने यहाँ पर 10,000 की और पेमेंट कर दी, ठीक है। तो जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस यहाँ पर इंक्रीज हो गया। पासबुक में वो बैलेंस जो ट्रांजेक्शन है वो शो हुई नहीं, एंट्री शो नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पासबुक का बैलेंस है वो यहाँ पर 10,000 से कम ही शो हो रहा था। तो मुझे अगर यहाँ पर कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है तो ये जो 10,000 रुपये है ना वो मुझे कैश बुक में से भी माइनस कर देना है, ताकि वो पासबुक के इक्वल हो जाए। तो पहली जो ट्रांजेक्शन है उसे हमें यहाँ पर करना है माइनस। नेक्स्ट देखो क्या है, एक चेक यहाँ पर डिपॉजिट किया गया था पर वो अभी तक रिलाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर चेक डिपॉजिट करवाने की वजह से क्या हुआ कि कैश बुक में हमने उसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे हमारा जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो यहाँ पर कम हो गया। क्योंकि देखो हमने मान लो 80,000 रुपये देने, 5,000 हमने यहाँ पर वापस कर दिए, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो लोन है वो यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। तो कैश बुक में जो बैलेंस है वो यहाँ पर कम शो हो रहा होगा, ठीक है। पासबुक में वो एंट्री नहीं हो पाई, तो यहाँ पर जो हमारा बैलेंस होगा वो जो हमारा बैलेंस है पासबुक का वो यहाँ पर ज़्यादा ही शो हो रहा होगा। तो मुझे अगर कैश बुक को पासबुक के इक्वल लेके जाना है तो ये 5,000 मुझे प्लस कर देना है, ताकि कैश बुक के इक्वल इसका कैश बुक का बैलेंस पासबुक के इक्वल हो जाए। तो 5,000 मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, सिंपली प्लस कर देना। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया है बैंक के द्वारा, ठीक है। इंटरेस्ट हमें बैंक ने यहाँ पर पे किया है 10,000 रुपये। इससे क्या हुआ कि हमारा जो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो यहाँ पर जो है कम हो गया, कितने से, 10,000 रुपये से, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्योंकि कैश बुक में नहीं हो पाई थी, तो कैश बुक का बैलेंस अभी भी जो है वो ज़्यादा ही शो हो रहा है 10,000 से। तो मुझे अगर पासबुक के इक्वल लेके जाना है तो 10,000 को मैं कैश बुक के में से भी माइनस कर दूंगा, जो कि पासबुक में माइनस हो चुका है, तो मेरा इक्वल हो जाएगा। तो ये जो 10,000 रुपये है उसे मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने हमारे बिहाफ पर, ठीक है। तो हमें इसे भी यहाँ पर जो है क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्यों माइनस करना होगा, देखो जब इंटरेस्ट हमने कलेक्ट किया, डिविडेंड कलेक्ट किया, तो उससे क्या हुआ, हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है पासबुक का वो कम हो गया, ठीक है। कैश बुक में उसकी एंट्री हो नहीं पाई, तो यहाँ पर हमें अगर कैश बुक उसके इक्वल लेके जाना है तो जितना अमाउंट पासबुक में कम हुआ हमें कैश बुक में से भी तो कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सिंपली ये जो 5,000 रुपये है वो हमें माइनस कर देना है, तो 5,000 यहाँ पर कर देना है माइनस। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पर बैंक चार्जेस यहाँ पे डेबिट किए गए हैं बैंक के द्वारा, ठीक है। बैंक चार्जेस जब बैंक लेता है तो वो क्या करता है, हमारे अकाउंट को डेबिट करता है। क्या करता है, डेबिट करता है, यानी कि हमारा जो अकाउंट का बैलेंस है वो यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। पर क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, हमने पहले ही लोन लिया हुआ है
और यहाँ पर बैंक ने और चार्जेस हम पे यहाँ पर लगा दी, जिससे क्या हुआ कि पासबुक में हमारा जो बैलेंस है ओवरड्राफ्ट का बैलेंस वो यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पर कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से कैश बुक का जो बैलेंस है वो 10,000 से यहाँ पर कम शो हो रहा ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो 10,000 हमें यहाँ पर सिंपली क्या कर देना है, बैंक चार्जेस को यहाँ पर प्लस कर देना है, यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है 80,000 प्लस 10,000, ठीक है, सॉरी 80,000 माइनस 10,000 प्लस 5,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 प्लस 10,000, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारा 70,000 इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है, जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए है 70,000, ये हमारा क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने जो है डिटेल में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को समझ लिया है, जिसके अंदर हमने पहले थ्योरी की बात की कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, थ्योरी में हमने उसके कॉजेस के बारे में समझा, फिर प्रैक्टिकली हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में सीखी कि अगर यहाँ पर कोई भी डिफरेंस आता है तो उसको हम यहाँ पर कैसे ठीक कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।